Hello everyone. In this lecture onwards, I'll be starting with a new lecture series for the subject DBMS. As you can see, this is Database Management System. My name is Professor Tiruk Parmar. I'll be starting this lecture series for SYBACIT Semester 3, Mumbai University. This is the course code. So let's start discussing. As you can see, this is our syllabus as per the Mumbai University given the syllabus. And one more thing, this is the first year, that is this is very first time we are creating lectures on this, so we don't have any proper question bank provided from the university side. तो हम लोग के पास कोई भी प्रॉपर क्वेश्चन बैंक नहीं है, एंड हेंस वी नीड टू फॉलो द होल कोर्स एज इट इज, द होल सिलेबस. तो यूनिट 1 में वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन एंड फ्यू अदर डिटेल्स गिवन हियर. देन डेटा मॉडल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ER मॉडल क्या होता है, UML मॉडल्स क्या होते हैं, हाउ टू ड्रॉ दोज मॉडल्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज मॉडल. तो दिस इज द यूनिट 1 और ये सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. And unit 2, 3, 4 and 5, we have maximum 5 units, right? And आपका पेपर पैटर्न जो होता है SYBACIT का वो भी वैसे ही होता है, जिसके अंदर we have 5 questions पेपर में. क्वेश्चन 1 15 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपको 6 सब क्वेश्चंस ये रहते हैं ABCDEF, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं 6 में से. सो ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चंस होते हैं और हर एक में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं. So in this lecture I'll be starting with DBMS Unit 1. I don't have any question bank, तो मैंने वो सेम जो questions बन सकते हैं वैसे questions बनाए. And as you can see, you can follow my video lectures on this particular link given YouTube/C/Tiruk Parmar. So let's start discussing Unit 1. First question अगर आप देखोगे, that is what is database system. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, कौन से टाइप के डेटा हम लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं. तो फर्स्ट अगर आप देखोगे जियोग्राफिकल डेटा, जहाँ से हम लोग किसी को ट्रेस कर सकते हैं कौन कहाँ पे है, लोकेशंस. आजकल हम लोग जो मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. आपका मोबाइल कभी कौन से लोकेशन पे है, वो आपने बहुत बार सीरियल्स में या ऐसे देखा रहेगा, जहाँ पे कोई क्रिमिनल है या कोई पुलिस है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे वो कौन से टाइम पे कहाँ पे था, हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं. दैट मीन्स आपका फ़ोन कहाँ पे है, आपका लोकेशन क्या है, उसका भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता है. ट्रांसपोर्टेशन, सो आपने रेलवेज और ये सब के बारे में देखा रहेगा कि कौन सा ट्रेन कभी आने वाला है, उनका शेड्यूल वो लोग बना के रखते हैं. दैट मीन्स वो भी क्या हो गया, कहीं पे तो हम लोगों ने उसका भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है. हम लोग के जो प्रीवियस कल्चर्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट कभी बना था, कौन से बुक्स कभी बने थे, किसने लिखे थे, क्या है उसके अंदर. ऐसा हम लोग बहुत कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. सेम वे अगर आप साइंटिस्ट के बारे में बात करोगे तो DNA इंफॉर्मेशन जो होता है वो स्टोर करते हैं. बैंक की बात करें अगर हम लोग, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो स्टोर करते हैं वो लोग. उसके आगे कोई स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. वेदर फोरकास्टिंग वाले कभी बारिश हो सकता है, कौन सा ईयर अल नीनो रहेगा, ला नीनो रहेगा, कभी ज़्यादा बारिश होगा, कम बारिश होगा, कहाँ पे कुछ फ्लड्स टाइप सिचुएशन आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है. ये सब का इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं. प्रीवियसली कुछ ऐसा हुआ था उसका इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर सकते हैं. एंड सेम वे, सो एज यू कैन सी, डेटाबेस जो है आज के टाइम में हम लोग हर एक लोकेशन पे डेटाबेस स्टोर करते हैं. आप अगर एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास जो एक फ़ोन बुक है वो भी क्या है, डेटाबेस है, जहाँ पे आपने बहुत सारे कॉन्टेक्ट स्टोर किए हैं. उसके सामने आपने कोई नाम स्टोर किया रहेगा, उनका जो फोटो है वो स्टोर कर सकते हैं, ईमेल आईडी स्टोर कर सकते हैं. तो ये सब जो है ये डेटाबेस के अंदर आता है. और ऐसा अगर आपको कोई एक सिस्टम बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को भी ये जो सब्जेक्ट है वो समझना पड़ेगा. तो अगर आप देखोगे सबसे पहले होता है डेटा. डेटा मीन्स रॉ फैक्ट बोलते हैं हम लोग उसको, इन्फॉर्मेशन का मतलब. अगर मुझे 10,000 स्टूडेंट्स, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने एडमिशन लेना है. तो वो क्या करेंगे, अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे और वो डेटा जो है हम लोग कहीं पे डेटाबेस जो एक हार्ड डिस्क पे स्टोर कर देंगे. अभी ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट का डेटा जो है वो वहाँ पे स्टोर्ड है. अभी उसमें से मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का डेटा या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो मुंबई में रहते हैं या जो बांद्रा, बोरीवली, अंधेरी कहीं पे तो एक लोकेशन पे रह रहे. तो दैट मीन्स मैंने जो 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया था उसमें से मैं कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज
कुछ स्टूडेंट का डेटा चेक कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सो स्टार्टिंग में हम लोग सबका डेटा स्टोर करेंगे, वो रॉ फैक्ट रहेगा, और ये जो रॉ मटेरियल है उसमें से हम लोग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। सो इसको डेटा बोलेंगे। डेटाबेस क्या होता है? ऐसे बहुत सारे डेटा जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। और इसको हम लोग वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखते हैं। मतलब अगर आप सपोज मैंने अगर 100 स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब डिटेल लिया है। अभी अगर ये डिटेल को मैं वर्ड डॉक्यूमेंट, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में ही अगर स्टोर कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर हम लोगों को उनका इन्फॉर्मेशन फेच करना है, चेक करना है, तो बहुत डिफिकल्टी होगा, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन बाय लाइन ही डेटा स्टोर रहेगा। उसके जगह पे अगर मैं एक्सेल शीट यूज करता हूँ, लेकिन दैट इज टेब्यूलर फॉर्मेट अगर यूज करता हूँ, तो वहां पे डेटा सर्च करना, स्टोर करना बहुत इजी हो जाता है। तो डेटाबेस के अंदर भी जब भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो वो भी हम लोग टेबल फॉर्मेट में करते हैं, रोज एंड कॉलम्स रहेंगे वहां पे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या क्या कलेक्शन होगा यहाँ पे? स्केमाज होंगे, टेबल्स होंगे, क्वेरीज बनेंगे, रिपोर्ट्स बनेंगे, व्यूज बनेंगे एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ये जो भी वर्ड्स हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल्स क्या होगा? टेबल्स हम लोग को पता है, और नॉर्मली दैट इज रोज एंड कॉलम्स होंगे। उसके आगे स्केमाज होता है। स्केमा मीन्स जो हम लोग के पास टेबल होंगे, ऐसे हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर जब भी सेट ऑफ टेबल्स अलग निकाले हैं, उसको हम लोग स्केमा बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट स्पेसिफिक 4-5 टेबल मेरे डेटाबेस में है, वो मैं अलग निकाल रहा हूँ, मेरा स्केमा हो गया। अभी उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसके थ्रू हम लोगों को कुछ तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे अगर मुझे लास्ट मंथ कौन से स्टूडेंट्स डिफॉल्टर थे, उनका डेटा रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं वहां पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, मीन्स हम लोग डेटा, एक क्वेश्चन लिखेंगे जहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेस देन 60% या 50% है, उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले करो। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, उसके ऊपर क्या जनरेट होगा? रिपोर्ट जनरेट होंगे, और ये रिपोर्ट हम लोग आगे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सेम वे कोई एक टेबल, बहुत बड़ा टेबल है, जिसके अंदर 10 कॉलम है, 10,000 रोज है, रिमेंबर 10 कॉलम्स है, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, लाइक दैट, और उसके अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं? 10,000। अभी उसमें से मुझे सारे रिकॉर्ड जो है वो हर किसी को नहीं बताने, तो मैं क्या करूंगा? व्यू बनाऊंगा। व्यू मीन्स मिरर इमेज। मिरर इमेज होता है टेबल का। जैसे हम लोग अगर मिरर के सामने खड़े रहते हैं, तो हम लोगों का मिरर इमेज बनता है। आप अगर मिरर के पास में खड़े रहोगे, तो आपका फुल बॉडी मिरर में नहीं दिखेगा, और दूर खड़े रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा बॉडी दिखेगा, लेकिन वो मास कंज्यूम नहीं करता है। मिरर में आपका जो एक इमेज क्रिएट हो रहा है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। द सेम वे जब भी हम लोग टेबल का भी ऐसा मिरर इमेज बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, उसका भी कोई साइज नहीं होता है। इट्स जस्ट अ मिरर इमेज, एक रिफ्लेक्शन होता है हम लोग के ओरिजिनल टेबल का। और ये टेबल जो हम लोग व्यू बनाएंगे, ऐसे टेबल पे जब भी हम लोग व्यू अप्लाई करते हैं, तो हम लोग टेबल को कॉलम वाइज स्लाइस कर सकते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्लाइस कर सकते हैं, वर्टिकल स्लाइस कर सकते हैं। दैट मीन्स 10,000 जो रोज है, रिकॉर्ड्स है मेरे टेबल में, उसमें से अगर मुझे 100 ही बताना है, तो मैं सिर्फ वो 100 ही बताऊंगा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। और सेम वे 10 कॉलम्स में से अगर मुझे 2 ही कॉलम बताने हैं, तो मैं उसको भी स्लाइस कर सकता हूँ। आई होप इट इज क्लियर। अभी फाइनली अगर आपको डेटा और डेटाबेस समझ में आ गया, तो उसके बाद होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो डेटा हम लोगों ने लिया, कहाँ पे लिया? कलेक्ट किया हम लोगों ने डेटा, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? डेटाबेस। कौन से फॉर्मेट में कलेक्ट किया हम लोगों ने? टेबल फॉर्मेट में, जिसके ऊपर हम लोग इजीली क्वेरीज लिख सके, रिपोर्ट्स बना सके। तो अभी जब भी ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनेंगे, 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनेंगे, तो ये सब टेबल्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, वो सब डेटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर लगेगा या सिस्टम लगेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप देखोगे, ये जो DBMS है, इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद यूजर, अदर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज डेटा। तो हम लोगों को जो भी कुछ काम करना होता है ये टेबल्स के साथ, वो काम हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? देयर आर मेनी कंपनीज जो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है MySQL है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए हैं। क्लियर है? तो इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग का सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग के सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग ओरेकल यूज करने वाले हैं 11G।
ये सॉफ्टवेयर का नाम है 11G, ओरेकल 11G। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन जो है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग को पूछा है राइट डाउन डेटाबेस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मीन्स ये जो हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम में हम लोग हर जगह पे ये डेटाबेस यूज करते हैं। आप कोई भी बात करो, अगर हम लोग रेलवे बुकिंग की बात कर रहे हैं, बस बुकिंग, फ्लाइट्स बुकिंग या मूवी टिकट्स बुकिंग की बात करें, या फिर हम लोग कोई हॉस्पिटल में जाए, बैंक में जाए, हर जगह पे आज के टाइम में हम लोग डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होगा, तो फर्स्ट यूज उसका बताया दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सेल्स के लिए हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं। लाइक फॉर कस्टमर, कितने कस्टमर है उनका रिकॉर्ड रखेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग के पास है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, कितने हम लोगों ने न्यू परचेस किए उसका इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। अकाउंट में हम लोगों ने किसको पेमेंट किए, किसके पेमेंट बाकी है, कितने रिसिप्ट्स आए, अकाउंट बैलेंस क्या है, कितने एसेट्स है, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, कितने हम लोग के पास एम्प्लॉयज़ है, हर एक एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, कितने एम्प्लॉय को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉय ने कितने बार छुट्टी लिया है, ये सब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग, हम लोगों का सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन ऑनलाइन रिटेलर्स अगर कोई रहेंगे, ऑनलाइन अगर हम लोगों को ऑर्डर ट्रैकिंग करना है, अगर आपको पता रहेगा हम लोग अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कैसे भी कोई भी ऐसे ई कॉमर्स साइट से जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर ट्रैकिंग एक सिस्टम आता है जिसके थ्रू हम लोगों का ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, अभी कुरियर वाले के पास है, कब तक वो एक्सपेक्टेड है डिलीवरी, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है, डेटाबेस के थ्रू। बैंकिंग में अगर हम लोग जाते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बॉन्ड्स की बात करके शेयर परचेस करते हैं, सेल करते हैं हम लोग। उसके साथ अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें, हम लोग कुछ लोन ले रहे हैं, अकाउंट में हम लोग का क्या कितना डिपॉजिट है, कुछ न्यू अमाउंट आया, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, ये सब का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, फिर यूनिवर्सिटी, जैसे आप अगर एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो वो एडमिशन फॉर्म कहाँ पे जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास, और वहाँ पे उनके पास वो डेटा स्टोर्ड रहता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जब भी आपका एग्जाम होगा वो टाइम पे आपको हॉल टिकट मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी भी क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी ऐसा कोई ना कोई एक डेटाबेस हैंडल कर रहा है। सेम वे उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, एयरलाइंस है, देन टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब क्या करेंगे, आपका बिल कभी जनरेट होगा, कब तक आपको पे करना है, ड्यू डेट कौन सा है, अगर आपने मिस कर दिया आपको पेनल्टी लगेगा, आपका प्रीवियस बिल्स कितने थे, अभी आपके कितने बिल्स पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी क्या लगेगा, डेटाबेस लगेगा। आई होप द एप्लीकेशंस आर क्लियर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सप्लेन दी पर्पस और नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो अभी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। ऑब्वियसली अगर हम लोग डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे तो अगर हम लोगों को मंथली बिल के लिए जो कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, अलर्ट्स आते हैं, आपका बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिक आपका बिल अगर डिडक्ट हो जाता है, अगर हम लोगों ने वो फैसिलिटी अगर अडॉप्ट किया है, आपका प्रीपेड कॉलिंग कुछ कार्ड रहेंगे, या फिर एयरलाइंस में बुकिंग करना है तो आप प्रीवियसली 1 महीने पहले, 15 डेज 10 डेज पहले भी बुकिंग कर सकते हो। मूवीज़ के लिए अगर हम लोग बुकिंग कर रहे हैं तो हम लोग का इन्फॉर्मेशन कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए ना, कि कौन से पर्सन के नाम पे कौन सा टिकट्स बुक हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या लगेगा, डेटाबेस लगेगा ही। तो डेटाबेस सिस्टम arose in response to early methods of computerized management of commercial data। स्टार्टिंग में जब हम लोग डेटाबेस यूज़ नहीं करते थे तो प्रॉब्लम ये आता था कि हम लोगों को हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे सिंगल कंप्यूटर के ऊपर ही स्टोर्ड रहेगा, और अगर कुछ न्यू अपडेट आया तो मैन्युअली कोई पर्सन जो है वहाँ पे जाके अपडेट करेगा। तो अगर डेटाबेस नहीं होगा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल दिया है कि यूनिवर्सिटी एक है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा है, इन्फॉर्मेशन उन्होंने रखे हैं, जो प्रोफेसर्स रहेंगे, इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे, कौन से कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, ये सब। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये सारा डेटा जो है वो कोई एक कंप्यूटर में फाइल्स में स्टोर किया है। तो अभी एज वी नो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक कंप्यूटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। तो अगर मैंने ये जो भी डेटा स्टोर किया है वो अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़ किया है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लैंग्वेज, मदर टंग या फाइल सिस्टम अगर हम लोग बोले तो उसका फाइल सिस्टम है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या FAT16, FAT32, FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। सेम वे अगर हम लोग लिनक्स की बात करें उसका फाइल सिस्टम होता है EXT 2, 3, 4 लाइक दैट। सेम वे मैक, यूनिक्स, ये सबका अलग अलग फाइल सिस्टम है। मतलब हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग लैंग्वेज, एक अलग भाषा बोलता है।
तो अगर हम लोगों को ऐसे सिंगल कंप्यूटर के ऊपर अगर फाइल्स या डेटा स्टोर करना है, तो अगर मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा जो विंडोज़ के ऊपर ऑपरेट होगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा जो मैक के ऊपर मतलब एप्पल के कंप्यूटर्स के ऊपर ओपन होगा, एक फाइल हम लोगों को एक कॉपी फाइल का बनाना पड़ेगा जो लिनक्स के ऊपर वर्क करेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा जो यूनिक्स के ऊपर चलेगा। दैट मीन्स जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेंगे उतने डिफरेंट फाइल्स बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल फाइल्स। और उसमें अगर कोई एक जगह पे हम लोग विंडोज में और अगर नेक्स्ट साइड पे अगर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होगा कि एक फाइल में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन बताएगा, विंडोज वाले फाइल में लिनक्स वाले फाइल में अलग इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो दैट मीन्स डेटा जो है वो कितने डुप्लीकेट कॉपीज बनेंगे, प्लस ये सारे कॉपीज में सेम डेटा हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो टू अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, सिस्टम हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट मैनिपुलेट्स फाइल्स इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स। अगर एक न्यू स्टूडेंट ऐड करना है या रजिस्टर स्टूडेंट फॉर कोर्स एंड जनरेट अ क्लास रोस्टर, और उसके आगे अगर आप देखोगे कि हम लोगों को उसको ग्रेड्स असाइन करना है, ये सब के लिए हम लोगों को डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और डेटाबेस हम लोग का ये सब काम बहुत सिंपल कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिस्टम प्रोग्रामर रोट दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एडेड टू द सिस्टम एज द नीड अराइजेस। तो जब भी हम लोगों को कुछ न्यू फैसिलिटी की जरूरत है, रिजल्ट जनरेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम, एक क्वेरी लिख देंगे जो क्या करेगा, मल्टीपल टेबल्स जो हम लोगों ने स्टोर किए रहेंगे डेटाबेस में, वहां से हम लोगों को रिजल्ट जनरेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, सपोज दैट यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू मेजर सेज कंप्यूटर साइंस एक कोर्स। एज अ रिजल्ट द यूनिवर्सिटी क्रिएट्स अ न्यू डिपार्टमेंट, एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया, क्रिएट अ न्यू परमानेंट फाइल्स और ऑड इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग फाइल टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल इंस्ट्रक्टर। मतलब ये जो न्यू कंप्यूटर साइंस कोर्स बनाएंगे उनका उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन फाइल बनाया। अभी वो एग्जिस्टिंग फाइल में से क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल जो रहेगा उनके पास कोर्सेज का, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। प्लस उसके साथ उनको क्या करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्टर है, मतलब कौन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कोर्सेज में पढ़ाएंगे, फिर कौन से स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें, और उसके साथ क्या डिग्री रिक्वायरमेंट, ये वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में हैव टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एक पूरा न्यू एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एक पूरा अलग से सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना पड़ेगा जो कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक कोर्स है, उसके स्पेसिफिक जो रूल्स रेगुलेशन है उसके ऊपर काम करे। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे हर बार हम लोग को न्यू प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, हर एक में हम लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिवर्सिटी 10-15 कोर्स अगर ऑफर कर रहा है तो उसको ऐसे 10-15 डिफरेंट एप्लीकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसमें भी अगर हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, जैसे मैंने पहले आपको बोला। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक क्या करेंगे, फाइल्स रिकॉर्ड्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। अभी अगर सिस्टम स्टोर्स परमानेंट रिकॉर्ड इन वेरियस फाइल्स, तो वेरियस फाइल्स कैसे होंगे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक एक एक फाइल होगा। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे, द सिस्टम स्टोर्स परमानेंट रिकॉर्ड इन वेरियस फाइल्स एंड इट नीड्स डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स, ऐड रिकॉर्ड्स टू अप्रोप्रिएट फाइल। तो अगर विंडोज में अगर मुझे कुछ डेटा ऐड करना है तो उसके लिए मुझे एक अलग से फाइल बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन के अंदर वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और वैसे ही अगर आप देखोगे कि हम लोगों के पास ये मोबाइल ऐप्स में भी आज तक वो प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो फेसबुक का ऐप जो है वो अलग बनाना पड़ता है फेसबुक को। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए फेसबुक एक अलग ऐप बनाता है जो बनेगा iOS के ऊपर रन होगा। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड स्पेसिफिक एक ऐप बनेगा। विंडोज़ फ़ोन है अगर तो उसके ऊपर विंडोज़ स्पेसिफिक एक ऐप बनेगा। सो दैट मीन्स हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। तो अभी ये जो है बिफोर DBMS सिस्टम था, जब भी हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन ये वे में स्टोर कर रहे थे। कैसे स्टोर करेंगे, प्रोडक्शन का डिटेल है तो प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनेगा, उसके डेटा फाइल्स रहेंगे। सेल्स है तो सेल्स का एक अलग एप्लीकेशन बनेगा, उसके डेटा फाइल्स बनेंगे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना रिडंडेंसी, कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हम लोगों को। यहाँ पे अगर पेमेंट सिस्टम रहेगा तो पेमेंट का अलग से एक एप्लीकेशन बनेगा, उसके जगह पे हम लोग एक ही कॉमन डेटाबेस सबके लिए बना के उसके ऊपर एक एप्लीकेशन के अंदर ये सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये मेन हम लोगों का बेनिफिट होता है। अभी यहाँ पे वही सेम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या होता है जब भी हम लोग ये फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए।
तो सबसे पहले ड्रॉबैक क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी होगा। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट होगा। और सारे फाइल्स में अगर मैंने कोई एक फाइल में चेंज किया, सपोज विंडोज में, अभी जब तक मैं ये सेम चेंज एप्पल के कंप्यूटर वाले फाइल में या लिनक्स वाले फाइल में या यूनिक्स वाले फाइल में चेंज नहीं करता, तब तक वहां पे क्या होगा, ओल्डर इन्फॉर्मेशन ही बताएगा वहां पे। सो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स लगेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा इन डिफरेंट फाइल्स। उसके आगे डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटा एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आता है। नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम, जब भी हम लोगों को एक डिफरेंट फाइल सिस्टम में से डेटा फेच करना है तो उसके लिए एक न्यू प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। डेटा आइसोलेशन, एक सिंगल फाइल में तो डेटा सब रहेगा नहीं, क्यों, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक डिफरेंट फाइल और उसके अलग अलग फॉर्मेट होंगे। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आएगा, मतलब हम लोग वहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं डाल सकते, और वो कंडीशन अगर डालना है तो हम लोगों को अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे हर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी मीन्स प्योरिटी मेंटेन नहीं होगा डेटा का। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन 0 बिकम्स बरीड इन प्रोग्राम कोड रेदर देन बीइंग स्टेटेड एक्सप्लिसिटली। तो हम लोग हर एक प्रोग्राम में ये सेम चीज प्रोवाइड करेंगे कि अकाउंट बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जितने भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फाइल्स बनाएंगे हम लोग, कहीं पे भी अगर मिसमैच हो गया, तो अगर मैं विंडोज से एक्सेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कंडीशन डाला है कि अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, और जो एप्पल वाला कंप्यूटर है उसमें मैंने गलती से लिख दिया कि अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। तो एक कंप्यूटर से जब भी मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे अकाउंट बैलेंस 500 पे भी रहेगा तो मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेगा। दूसरे इसमें अकाउंट बैलेंस कंपलसरी अगर 1000 के ऊपर रहेगा तो ही अलाउ करेगा। सो हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट, बिकॉज आपको एक जगह पे खाली ये कंस्ट्रेंट या कंडीशन ऐड नहीं करना है, बहुत सारे जगह पे ऐड करना है। ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर फेलियर आता है, जैसे अगर मैं मेरे अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफर करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे अगर फेलियर हो गया तो वो एक विंडोज़ कंप्यूटर के थ्रू अगर मैंने पैसा ट्रांसफ़र करने की ट्राई की थी, तो विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर ये फेलियर हुआ, तो वहाँ पे तो मैं बताऊँगा कि हाँ चलो यहाँ पे मेरे अकाउंट में से 5000 में ट्राई किया था, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया, तो मैंने एक साइड पे अपडेट कर दिया कि मेरे अकाउंट में 5000 वापस आ गए, दूसरे साइड पे ये सेम अपडेट नहीं हुआ। तो ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट, फेलियर में लीव डेटाबेस इन अ इनकंसिस्टेंट स्टेट विद पार्शियल अपडेट कैरिड आउट, मीन्स मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, सामने वाले के अकाउंट में पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे पता ही नहीं है। सो ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर शुड इधर कंप्लीट और नॉट हैपन एट ऑल। तो अगर कहीं फेलियर आता है तो मेरे अकाउंट में पैसा वापस आना चाहिए। अभी जब भी हम लोग ये फाइल सिस्टम्स यूज़ करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे अकाउंट में से पैसा निकल गया, फिर इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया या सिस्टम क्रैश हो गया, तो मेरे अकाउंट में से पैसा गया, सामने वाले के अकाउंट में जाने के पहले सिस्टम क्रैश हो गया, तो सामने वाले के अकाउंट में तो गया नहीं और मेरे अकाउंट में से पैसा निकल गया, तो पैसा गया कहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेटाबेस यूज़ करके हम लोग ऑटोमेसिटी मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स या तो ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस होगा, या अगर सक्सेस नहीं हुआ, कुछ सिस्टम क्रैश या कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो मेरे अकाउंट में से जो पैसे निकले थे वो वापस मेरे अकाउंट में आने चाहिए। उसके आगे कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, मतलब अगर कॉन्करेंट मतलब मल्टीपल यूजर्स ट्राइज टू एक्सेस सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि मैं एक डेटा यूज़ कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज का, मैं वो उसको यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ कंप्यूटर से, कोई दूसरा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसको मैक या एप्पल से, तो वो टाइम पे मुझे वहाँ पे कुछ डेटा बताएगा और सेकेंड पर्सन को कुछ अलग डेटा बताएगा या सेम डेटा बताएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 एम्प्लॉयज़ है, एक जो है वो विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, एक जो है वो लिनक्स कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। अभी विंडोज़ कंप्यूटर में मैंने जो अपने रिकॉर्ड्स है वो चेक किया, मुझे बता रहा है कि 10 लैपटॉप है स्टॉक में। अभी मुझे अगर कॉल आता है तो मैं वहाँ पे 10 लैपटॉप है तो मैं उसमें 7, 8, 9, 10 कोई भी एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जब भी उसी के सामने सेकंड जो मेरा कलीग है वो लिनक्स के ऊपर से ही ये सेम डेटा एक्सेस कर रहा है और उसको भी स्टॉक में 10 का लैपटॉप बता रहा है। अभी मुझे कॉल आया कस्टमर का कि उसको 7 लैपटॉप्स चाहिए और मेरा जो कलीग है उसको वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉल आया और उसके कस्टमर ने 6 लैपटॉप डिमांड किए। अभी मैंने जब ये स्टॉक एक्सेस किया, इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया विंडोज़ कंप्यूटर से, तो मुझे स्टॉक में 10 कंप्यूटर्स ही बताया। उसने भी जब ये एक्सेस किया तो उसको भी 10 कंप्यूटर्स बताया, लेकिन कहीं पे ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि दूसरा कोई एम्प्लॉय जो है वो सेम डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है। मैंने 10 लैपटॉप स्टॉक में है ये देख के
7 लैपटॉप का ऑर्डर एक्सेप्ट करके मैं वहाँ पे 3 अपडेट करने की ट्राई करूँगा। 10 माइनस 7 3 बचेंगे लैपटॉप। और मेरा जो कलीग है उसको 6 लैपटॉप का ऑर्डर आया था, तो 10 माइनस 6 कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। तो वो क्या करेगा, 4 अपडेट करने की ट्राई करेगा। तो अभी दोनों एम्प्लॉयज जो है उन्होंने एक एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया है 10 लैपटॉप्स अज्यूम करके, और दोनों कुछ ना कुछ अभी न्यू वैल्यू अपडेट करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी अगर कोई भी एक वैल्यू अगर डेटाबेस में अपडेट भी होता है तो वो करेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने 7 लैपटॉप का ऑर्डर एक्सेप्ट किया, मेरे कलीग ने 6 लैपटॉप, 7 + 6 13 हो गया, और स्टॉक में तो सिर्फ 10 लैपटॉप है। और अभी 13 लैपटॉप सेल करने के बाद भी, ऑन रिकॉर्ड 13 लैपटॉप सेल करने के बाद भी वापस हम लोग के रिकॉर्ड में क्या दिखेंगे, या तो 3 लैपटॉप अभी भी रिमेनिंग दिखेंगे या 4 लैपटॉप दिखेंगे। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड हेंस हम लोगों को ये मल्टीपल यूजर्स जब भी कॉन्करेंटली डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं वो टाइम पे ये जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है, करेक्टनेस मेंटेन नहीं होता है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम लोग डेटाबेस सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों को लॉक का फैसिलिटी मिलता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे सेम एग्जांपल आपको डिफरेंट वे में दिया है। 2 पीपल रीडिंग अ बैलेंस, एक को मिलेगा 100, उसने अपडेट किया और मनी विड्रॉ किया, से 50 ईच एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर 2 यूजर्स ने अकाउंट बैलेंस चेक किया 100 रुपया और दोनों ने 50-50 विड्रॉ किया, तो अभी कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। लेकिन एक यूजर 50 विड्रॉ करके यहाँ पे 50 अपडेट करेगा, दूसरा यूजर भी, तो दैट मीन्स 100 रुपया अकाउंट में था, उसमें से 100 रुपया विड्रॉ हो गया और अभी भी अकाउंट में 50 रुपया बैलेंस बता रहा है। सो दैट्स रॉन्ग। उसके आगे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कौन से यूज़र को कहाँ से हम लोग को एक्सेस देना है, कौन से यूज़र को एक्सेस नहीं देना है, ये सब भी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को मल्टीपल फाइल्स जो रहेंगे वो सब में चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड हेंस एज यू कैन सी डेटाबेस सिस्टम ऑफर सोल्यूशन टू ऑल द अबव प्रॉब्लम्स। दैट्स द मेन रीजन वी यूज डेटाबेस और DBMS system. I hope these points are clear. In next lecture onwards, I'll start discussing about advantages of DBMS over normal और हम लोग जो standard file system use करते हैं उसमें। I hope whatever we discuss now is clear to you. आपको ये जो सब्जेक्ट के नोट्स है, ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये सेम नोट्स रेफर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, हम लोगों को जो भी सिलेबस है पूरा डिस्कस करने पड़ेंगे। तो जो भी मेरे नोट्स में क्वेश्चन है वो सब पढ़ने ही है, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।